मेरे प्यारे दोस्तों, दौलत का घमंड इंसान को सिर्फ बर्बाद ही नहीं, तबाह भी कर देता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शहर के सबसे अमीर बाप की बेटी को दौलत का नशा इतना चढ़ गया था कि जिस सच्चे लड़के को उसने अपनी औकात से नीचे कहकर ठुकराया था, किस्मत ने ऐसी मार मारी कि एक दिन उसी के लिए दर दर की ठोकर खाती नजर आई। यह शहर के जाने माने बिल्डर रामविलास राव का बंगला था। सफेद संगमरमर, गेट के दोनों तरफ गार्ड और अंदर की सजावट ऐसी कि राहुल जैसे कारपेंटर को भी डर लगे कि अगर कोई हथौड़ी गलत चल जाए तो उसकी जिंदगी भर की कमाई भी जा सकती है। उसी दोपहर उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। हल्की नीली डेनिम, सफेद टॉप कंधों तक, खुले बाल और आंखों में घमंड। वो ऊपर से आई, अपने फोन पर कुछ देख रही थी और जब राहुल से टकराई तो झल्ला कर बोली, तुम लोग आते क्यों हो अंदर? ऐसे गेट के बाहर इंतजार नहीं कर सकते थे? राहुल थोड़ा पीछे हटा, बोला, नहीं बस। सिर झुकाकर बोला, मैडम झूले का फिटिंग अंदर से ही होगा, बाहर से नहीं। मधु ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। पुरानी पट, हल्का सा गंदा कुर्ता, हथेलियों पर गोंद के निशान, और उसने ठहाका मारा, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? तुम जैसे लोग तो काम के लिए ही आते। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराया। उसका स्वभाव था किसी के शब्दों से खुद को छोटा महसूस ना करना। अगले 3 दिन राहुल वहीं काम करने आता रहा, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। बस काम खत्म कर शाम को अपनी पुरानी मुश्किल उठाकर निकल जाता था। लेकिन उसकी नजर कई बार मधु पर पड़ती, जब वह अपनी कार में बैठती, किसी कॉल पर गुस्से में होती या बस बालों को बांधती हुई खिड़की से बाहर देखती। चौथे दिन काम खत्म होते ही वह बिना प्लान के मधु सिन्हा से बात करने चला गया। वो लॉन में बैठी थी, जूस पी रही थी। राहुल ने थोड़ा हिम्मत जुटाकर कहा, आपके लिए झूले के साथ एक छोटा टेबल भी बनाया है। गिफ्ट है। लकड़ी के जो टुकड़े बचे थे। मधु ने पलटकर देखा। गिफ्ट? और हंस दी। तुम्हारे जैसे लोग गिफ्ट नहीं देते, तुम लोग बस ऑर्डर पूरे करते हो। राहुल ने फिर भी मुस्कुराकर कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं, पर मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, काम नहीं कर रहा। मधु को शायद पहली बार उसकी बातें समझ नहीं आईं। उसने आंखें तरेर कर बोला, कहना क्या चाहते हो? राहुल ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, कुछ नहीं, बस एक बात कहनी थी। अगर आपकी शादी अब तक तय नहीं हुई हो तो मैं। उसके बोलने से पहले ही मधु जोर से हंस पड़ी, इतना तेज कि पास खड़े माली और गार्ड भी मुस्कुराने लगे। तू मुझसे शादी करेगा? तेरी औकात क्या है? तू मेरे पापा के बंगले में फर्नीचर बनाता है और सोचता है मैं तेरे साथ जीवन बिताऊंगी। वो वहीं नहीं रुकी, फोन निकाला, किसी को कॉल किया और कहा, अरे सुनना, तू नहीं मानेगा, आज एक कारपेंटर ने मुझे शादी का प्रपोजल दिया। हाँ सच्ची में, उसी ने जो झूला बना रहा है। राहुल चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में ना आंसू थे ना गुस्सा, बस खामोशी थी। वो 1 मिनट और खड़ा रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, मैंने इज्जत से बात की थी, आपने औकात देख ली। कोई बात नहीं, वक्त की भी एक जुबान होती है, वह भी एक दिन बोलेगा और उस दिन मैं चुप रहूंगा रात को। वह जब अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटा, माँ ने पूछा, क्यों बेटा, आज कुछ थका थका लग रहा है? राहुल ने कहा, थकावट नहीं है माँ, कुछ बातें अंदर से खुरच देती हैं माँ। समझ नहीं पाई, लेकिन उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, तू जो है बस वैसा ही बना रह, ये दुनिया तुझे नहीं समझेगी राहुल। अगले दिन फिर से काम पर निकल पड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाहर से वो अब भी वैसा ही था, सीधा साधा, शांत और मेहनती। लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था और कुछ नया बनने की कोशिश कर रहा था। वो मधु सिंह के शब्दों को भूल नहीं पा रहा था। तू मुझसे शादी करेगा? तेरी औकात क्या है? ये लाइन उसके दिल में कील की तरह ढसी हुई थी। इधर मधु सिंह की जिंदगी में सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया थोड़ी हिल चुकी थी। वो लड़कियों के उस घमंड से भरी हुई भीड़ में पली बड़ी थी, जहां इंसान की कीमत उसके कपड़े, कार और कॉन्टैक्ट से लगाई जाती थी। लेकिन राहुल के चेहरे पर उस दिन जो पूजा थी, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में गूंजती रही। हालांकि उसने ये बात खुद से भी कबूल नहीं की थी, लेकिन जब वो फोन में राहुल का मजाक बना रही थी, तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा था कि शायद उसने हद पार कर दी है। मधु उस वक्त विकास नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। विकास राव एक बिजनेसमैन का बेटा था, हैंडसम, पॉपुलर, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला और मधु के लेवल का। उसके साथ मधु को लगता था कि यही असली प्यार है, क्योंकि दोनों साथ पार्टी करते, फोटो अपलोड करते और अपने दोस्तों के बीच एक पावर कपल कहलाते। लेकिन सच कुछ और था। विकास कभी मधु से उसके स्वभाव या सोच पर बात नहीं करता था, बस उसकी गाड़ी, बंगला और उसके पिता के बिजनेस से मतलब रखता था। एक शाम जब मधु ने मजाक में विकास से कहा,
अगर सब कुछ चला भी जाए और हम दोनों को एक छोटे घर में रहना पड़े? तो विकास ने हंसते हुए जवाब दिया, तब मैं तो तुझसे शादी करने की सोच भी नहीं सकता। मधु, तू क्या सोच रही है? मधु हंसी तो थी उस वक्त, लेकिन उस हंसी में खालीपन था। किस्मत को शायद यही मंजूर था। राव ग्रुप पर एक पुराना जमीन घोटाला खुल गया। मीडिया में नाम उछला, इनकम टैक्स रेड पड़ा और एक के बाद एक केस बनने लगे। राम बिलास राव, जो शहर में रुतबा रखते थे, अब हर जगह बदनाम हो गए। बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, बंगला जब्त होने की नौबत आ गई और दोस्तों रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया। एक रात जब मधु ने विकास को फोन किया, रोते हुए कहा कि पापा की तबीयत बिगड़ गई है, पैसे की जरूरत है। विकास ने कहा, सॉरी मधु, अब तू मेरे किसी काम की नहीं, मुझसे उम्मीद मत रख, और कॉल कट हो गया। मधु ने रोते हुए 50 बार उसका नंबर डायल किया, लेकिन विकास ने कभी दोबारा फोन उठाया ही नहीं। उसने जिस दुनिया पर भरोसा किया था, उसी दुनिया ने उसे सबसे बुरी तरह ठुकरा दिया था। अब मधु अपने पिता बीमार, माँ और टूटे हुए घर में एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहने लगी। दिन भर नजरें चुराकर घर से निकलती, जॉब के लिए दर दर भटकती, लेकिन हर जगह जवाब मिलता, सॉरी, हम राव ग्रुप वालों को नौकरी नहीं देते। औरतें ताने मारती, अरे वो राव साहब की बेटी है ना, अब लाइन में लगती है। बच्चा बच्चा पहचानता था, ये वही लड़की है ना जिसकी बाप की कंपनी बंद हो। मधु टूटने लगी थी। जो लड़की कभी अपने स्टाइल, मेकअप और इंस्टाग्राम पर हजारों लाइक से अपना आत्मविश्वास बनाती थी, अब आईने से नजरें चुराती थी उसके पास अब न पैसा था, न प्यार, न पहचान, बस हर रात सिसकियां थी और हर सुबह शर्मिंदगी। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। रात के सारे बजे थे और कोई फोन नहीं उठा रहा था। कॉल टैक्सी वालों से लेकर हॉस्पिटल तक सबने मना कर दिया। आस पड़ोस वालों ने दरवाजा तक नहीं खोला। माँ बिस्तर पर पड़ी थी, हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। मधु की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक बाइक की आवाज आई। मधु सिंह ने खिड़की से देखा। एक चेहरा जो जैसे अंधेरे में भी उजला दिख रहा था, वो था राहुल। और मधु समझ ही नहीं पाई कि वो वहां कैसे आया। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस माँ को धीरे से अपनी गोद में उठाया और बोला, चलिए, देर नहीं करनी चाहिए। मधु सिर्फ देखती रही, स्तब्ध, शर्मिंदा और शायद थोड़ा हल्का भी। फार्म भरा, दवाइयां लाईं और खुद खून भी दिया जब जरूरत पड़ी। मधु बैठकर बस माँ का माथा सहलाती रही और राहुल को निहारती रही। एक वो इंसान जिसे उसने कभी इंसान तक नहीं समझा था, आज उसकी माँ की जान बचाने में जुटा था, बिना कोई हिसाब लिए। जब माँ को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया तो मधु धीरे से राहुल के पास गई। आवाज कांप रही थी, आंखें नम थी। बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? राहुल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था, और सच्चा प्यार मदद मांगने का इंतजार नहीं करता। मधु कुछ नहीं बोल पाई, जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। उसके जीवन की सारी अकड़, सारी ऊंच नीच की सोच, सब कुछ उसे एक पल में जैसे पिघल गई। जो इंसान किसी उम्मीद के बिना आया था, उसने उसे जीना सिखा दिया। राहुल के जाते ही मधु कर रो पड़ी। अब वो आंसू उसकी हार के नहीं थे, वो एक ऐसे एहसास की शुरुआत थे जहां वो खुद को धूल बराबर समझ रही थी। घमंड, दिखावा और झूठी मोहब्बत से पूरी तरह खाली। अब उसके सामने बस एक इंसान था जिसने बिना कुछ लिए सब दे दिया था। अगली सुबह मधु की आंख जल्दी खुल गई थी। माँ आईसीयू में थी, लेकिन खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने कहा था, किसी इंसान ने सही समय पर अस्पताल लाकर आपकी माँ की जान बचा ली। मधु बस खामोश रही। वो जानती थी वो इंसान कौन था। मधु दिन भर हॉस्पिटल की कुर्सी पर बैठी रही। बार बार उसकी नजर दरवाजे की तरफ जाती, जैसे राहुल फिर आएगा। कर चुका लेकिन था, राहुल बिना नहीं कोई आया। वो एहसान अपना जताए, काम कर बिना चुका। कोई इंतजार किए उधर राहुल ने अपने पुराने रास्ते पकड़ लिए थे। वो फिर से वर्कशॉप चला गया था। लकड़ी की खुशबू, हथौड़ी की आवाज और उसके काम में वही पूजा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके दिल में अब भी मधु के आंसू गूंजते थे। वो जानता था ये आंसू अब मजाक उड़ाने वाले नहीं हैं, ये अब उस लड़की के आंसू हैं जो पहली बार अपने घमंड से बाहर आई है। इसी बीच कुछ और बदला था। एक दिन मधु दूर से देख रही थी कि एक बुजुर्ग महिला टूटी लकड़ी की छड़ी लेकर राहुल के पास आई। वो बहुत शर्मिंदा लग रही थी। बोली, बेटा, नया नहीं बनवा सकती, सिर्फ पकड़ने लायक बना दे। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं नया बना दूंगा अम्मा, और पैसे मत देना, तुमसे दुआ चाहिए बस। अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और आर्या के गए। वो सोचने लगी, जिस इंसान को मैंने औकात वाला नहीं समझा, वो तो इंसानियत का वो काम कर रहा है जो शायद पूरे शहर में कोई नहीं कर रहा। उसी शाम आर्या घर लौटी और माँ को सारी बातें बताई। माँ अब थोड़ा ठीक थी। उन्होंने मधु की आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने तुझे बचपन से बहुत चीजें सिखाई,
लेकिन इंसान पहचानना शायद सिखा नहीं पाई। मधु फूट पड़ी, बोली, माँ मैं बहुत छोटी थी, माँ बहुत घटिया थी, और उसने तब भी मुझे इंसान समझा। माँ ने उसका सिर गोद में रखकर सहलाया, फिर एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा रिश्ते खून से नहीं बनते, किरदार से बनते हैं, और उस लड़के का किरदार वो बहुत ऊंचा है। अगले दिन माँ खुद चलकर राहुल की वर्कशॉप पर पहुंची। राहुल जमीन पर बैठा लकड़ी तराश रहा था। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर धीमे से पुकारा, बेटा। राहुल ने मुड़कर देखा, उन्हें देखकर झट से खड़ा हो गया। माँ जी आप? उन्होंने पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। जिस दिन मेरी बेटी ने तुझे ठुकराया वो दिन मेरी हार का दिन था, पर जिस दिन तूने बिना कुछ कहे मेरी जान बचाई वो दिन मेरी जीत का दिन था। मैं नहीं जानती तू क्या सोचता है अब, लेकिन अगर तेरे दिल में अब भी मेरी बेटी के लिए वही इज्जत है तो आज मैं तुझसे एक रिश्ता मांगने आई हूँ, दामाद बनने का नहीं, बेटा बनने। राहुल कुछ पल खामोश रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, आपका आशीर्वाद ही तो मांग रहा था, आज मिल गया। पीछे खड़ी मधु ये सब सुन रही थी, चुपचाप बिना आंसू पोंछे। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि अब उसका बोलना जरूरी नहीं था, अब बस सुनना जरूरी था। उस इंसान की आवाज जिसे उसने कभी इंसान नहीं समझा था, और जिसने बिना बदला लिए उसका सब कुछ लौटा दिया था। राहुल की शादी किसी बड़ी गाड़ी या चमचमाते हाल में नहीं हुई थी। न शेरवानी का तामझाम था, न 500 मेहमानों की भीड़। बस एक छोटा सा मंदिर, माँ की आंखों में संतोष, मधु की आंखों में पछतावे का सन्नाटा, और राहुल के चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कुराहट। गांव के कुछ बच्चे फूल बिखेर रहे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। जब मधु ने राहुल के गले में वरमाला डाली तो उसके हाथ कांप रहे थे। ये कांपना डर का नहीं था, ये एहसास का था। एक ऐसी शादी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी, अब उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। और जब राहुल ने वरमाला डाली तो उसकी आंखें कह रही थी, मैंने तुझे आज से नहीं, बहुत पहले से अपनाया है। शादी के बाद राहुल ने मधु को किसी बंगलों में नहीं ले जाया। वो वही छोटी सी वर्कशॉप थी जिसमें पीछे एक कमरा था, वही अब उनका घर था। मधु ने पहली बार जिंदगी में एक ऐसी जगह को घर कहा जहां एसी नहीं था, लेकिन सुकून था, जहां दीवारों पर पेंटिंग नहीं थी, लेकिन हर कोने में मेहनत की कहानी थी। पहले पहले दिन मधु खामोश रही, कोई शिकायत नहीं, कोई जिद नहीं, बस चुपचाप सब देखती रही। राहुल रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, फिर चाय बनाता और फिर वर्कशॉप खोलता। इसी तरह समय बीतता रहा। एक रात जब दोनों थक कर सोने जा रहे थे, मधु ने धीरे से पूछा, राहुल क्या तुझे कभी दुख हुआ जब मैंने तुझे उकराया था, अपमान किया था? राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दुख तो हुआ था मधु, लेकिन मैंने उस दुख को अपने अंदर कहीं गाड़ दिया, ताकि जब वक्त आए तो मैं उसे फूल बनाकर तुझे लौटा सकूं। मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, आज मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस एक बात कहती हूँ, अगर दोबारा जन्म हो तो मैं फिर से वही गलती करूंगी, ताकि तू फिर से मुझे यूं माफ कर सके। राहुल हंस पड़ा, और पहली बार उस हंसी में गर्व भी था, प्यार भी और सुकून भी। बदला पूरा हुआ था, ना शोर से ना तकरार से, बल्कि बिना कुछ छीने, सब कुछ वापस देकर। कभी जिसने अपमान किया था, आज वही उसके पैरों में नहीं उसके दिल में झुक गई थी। और यही कहानी थी एक बढ़ई की, जो सिर्फ लकड़ी नहीं, रिश्ते भी तराशना जानता था।